आप लोग कितने परफेक्ट हो गए इस चीज का अभी तक आपको अंदाज नहीं है। यदि आपने प्रॉपर तरीका से अभी कुछ दिन से हम ये पढ़ रहे बीच में से चरक को छोड़ करके द्रव्य गुण के अंदर हम आ गए दोषों को समझने के नाम पर, अभी आपको पता चलेगा। आप लोग परफेक्ट हो चुके हो, लेकिन बेसिकली उसको इस्तेमाल कैसे करना जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक वो बातें नहीं रहेगी, वो मजा नहीं आएगा। तो पहले अब यहाँ पर हम देखेंगे, कल हम लोगों ने सूक्ष्म के बारे में बात किया था, अब हम बात करेंगे स्थूल के बारे में। कल स्थूल के बारे में बात हुआ था कि नहीं? जी गुरु जी, स्थूल बता दिया था आपने। गुरु पाक स्त्रोतों अच्छा, का स्थूल अवरोध मैंने होता है, बताया। कफ को अब बढ़ाता है। देखिए जरा, जी। अब यहाँ पर एक और गुण है जिसका नाम है सांद्र गुण। सांद्र गुण, सांद्र कहते हैं सॉलिडिटी को, यानी गाढ़ापन को। जो गाढ़ा होता है ना वो सांद्र, सांद्र गुण है। मतलब सांद्र एक ऐसा गुण है जो स्थूल हो, कल हमने स्थूल के बारे में पढ़ा, और जो स्थिर हो। जो स्थूल यानी मोटा हो और स्थिर हो यानी उसमें स्टेबल हो, ये दोनों गुण जिसमें हो वह सांद्र गुण है। अब इसका काम भी वही है जो स्थिर गुण करते हैं। काम है कि आपके जितने भी जो अंदर इंटरनल जो ऑर्गन है उसको प्रसादन करना, यानी उसको ताकत देना। प्रदीप जी सर जी, महाराज क्या हाल है आपका? इसका जो इंग्लिश में वो है कंसंट्रेशन। सॉलिडिटी बोलते हैं इसको, सांद्र को सॉलिडिटी। सॉलिडिटी सर अलग चीज है। सॉलिडिटी का मतलब उसकी फिजिकल क्या कहते हैं, हार्डनेस जिसे कहना चाहिए, कि जैसे कोई पत्थर है, हाँ लकड़ी है, हाँ। उसको सॉलिडिटी बोलेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन को बोलेंगे कि गाढ़ापन। अच्छा, गाढ़ापन। हो सकता है, इंग्लिश का मैं मारा ही हूँ, हो सकता है। नहीं जी। ठीक है। तो यह जो सांद्र गुण है ये कफ को बढ़ाता है। इसमें एक विशेष गुण है कि यह मलों को गाढ़ा करता है। बस माखन और मलाई ये इसके प्रतीक है। माखन कैसा है? सांद्र गुण वाला है। मलाई कैसा है? माखन और मलाई क्या करता है? मलों को गाढ़ा करता है। अब सबसे ज्यादा दोष और द्रव्यों के क्वालिटी जब हम पढ़ते हैं, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में जो वहां लिखा हुआ होता है, तो वहां पर एक शब्द बार बार मिलेगा जिसका नाम है द्रव। द्रव मीन्स जो लिक्विड है, यानी जिन्हें हम पतला कह सकते हैं, पतलापन, द्रव गुण, पतलापन। अब ये इसको द्रव क्यों कहा गया? द्रव इसीलिए कहा गया क्योंकि एक तो ये बड़ी सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में रहा हो तो। सूक्ष्म का मतलब जो सभी स्रोतों के अंदर, सभी रास्ते में, छोटे छोटे गलियों से भी, जहां से हमारा आंखें जिस जिस छेद को देख नहीं सकता, ऐसे छोटे छोटे छिद्र के अंदर भी जा सकता है, तो वह सूक्ष्म गुण ही हो तो वो जा सकता है। और दूसरे नंबर में व्याप्त गुण वाला है। व्याप्त यानी जो पूरे सब जगह फैल जाए। तो द्रव में ये दो क्वालिटी है, जो सूक्ष्म है यानी छोटे छोटे रास्ते से भी होते हुए गुजरे, और व्याप्त है यानी कि बहुत जल्द सब और वो फैल सकता है। द्रव जो गुण है वो शरीर को आर्द्र यानी गीला करने वाला है। बिलोडन, बिलोडन का मतलब है उसको, जैसे हम एक आटा को गूंथ करके गोला बनाते हैं और उसको सूखा हुआ आटा में डालते हैं, और वहां पर हमारे माताएं कैसे करती है, उस आटा को ऐसा करके आलोडन बिलोडन करती है। उसको करने से क्या होगा, वो जो आटा की जो चिपचिपाहट है वो थोड़ा सा बंद हो जाता है। तो द्रव में भी वो क्वालिटी होगी कि ये क्या करेगा, बिलोडन कर्म करेगा चीजों को लेकर के, और इसमें विलीन करने की कैपेसिटी होगी। विलीन यानी कि किसी भी चीज को मल्ट करने की कैपेसिटी इसमें रहेगा।
तो ये द्रव गुण है जो जिसमें ये 2-3 चीजें हैं, इसको आपने ध्यान देना है। द्रव गुण, द्रव जो गुण है ये कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होगा। कफ में जो जल महाभूत है, पित्त में जो जल महाभूत है, ये द्रव गुण है। यह भी धातुओं को बढ़ाता है, मलों को बढ़ाता है। इसका मुख्य काम जो है मल के संदर्भ में यूरिन को और स्टूल को, उसके प्रमाण को ये बढ़ा देता है और उसको बाहर निकालने में ये सहयोगी होता है। जल महाभूत प्रदान है ये। मूल काम क्या है मल के संदर्भ में? उसके मान को बढ़ाना है और उसको बाहर धक्का देने में सहयोगी होना है। जैसे अगर किसी को पेशाब नहीं आ रहा है तो क्या दिया जाए? द्रव गुण वाला कुछ दिया जाए, तो वो क्या करेगा? धक्का देगा। किसको? जल महाभूत को, तो यूरिन को फिर बाहर निकाल देगा द्रव। अब आ गया 2-3 ऐसे शब्द, जैसे व्यवाई हो गया। व्यवाई लिखिए, जो शरीर में जा करके व्यवाई, जैसे भांग हो गया, धतूरा हो गया और अफीम हो गया, ये व्यवाई गुण वाले हैं। व्यवाई का मतलब क्या है? जो भांग है बाहर कच्चा रहता है, जैसे ही शरीर के अंदर जाएगा, अंदर जा करके फिर ये पकना शुरू होता है, शरीर के अंदर जाके पकता है। कच्चे ही अवस्था में शरीर के अंदर जाता है। ये आपके स्टमक में भी, वहां से भी जब नीचे जाएगा तो कच्चा ही अवस्था में जाएगा। उसके बाद कहीं जाकर के इसके परमाणु पकेंगे, फूटेगा। जब फूटेगा तो फिर वहां पर इसके व्यवाई गुण यहां से फिर पैदा होगा। व्यवाई गुण का एक मतलब क्या हो गया? जो कच्चे ही बहुत देर तक रहता है, शरीर के अंदर जाकर के धातुओं में या कहीं जाकर के फिर इसके परमाणु फूटेंगे, यानी पकेगा। जब पक जाएगा तो इसके नशा वाली जो क्वालिटी है वो कहीं जाके निकलेगा। इसीलिए भांग खाने के थोड़ी देर बाद जाकर के नशा आता है। धतूरा खाने के कुछ देर के बाद उसके नशा, क्योंकि उसके परमाणु जब आप खा रहे होते हो तो चाहे उसको आप जितना मर्जी उबाल लो, जितना मर्जी पका लो, कुछ भी कर लो, लेकिन परमाणु रूप से भांग, धतूरा, ये सभी शरीर के अंदर जाकर के उस परंपरा से अपने ही हिसाब से ये फूटेंगे, पकेगा। पकने के बाद फिर इसका जो नशा है वो शुरू होता है। इन्हें हम कहेंगे व्यवाई, जो वायु और आकाश दोनों महाभूत, इसमें ये गुण है वायु और आकाश के। यह जो व्यवाई है पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। जैसे कि व्यवाई का अर्थ यहाँ पर हो गया अंदर जाकर के पकता है कहीं, और पकने के बाद फिर उसके परमाणु प्रस्फुटित होंगे, निकलेगा पूरे शरीर में एक समान। जैसे अभी हमने द्रव के बारे में बताया था कि पूरा फैल जाता है भाव रूप से। दूसरे नंबर में आ गया विकासी। विकासी जैसे सुपारी है, जैसे दारू है, द्रव्य के रूप में जैसे सुपारी है, जैसे कोदो नाम का एक आटा होता है, कोदो, कोरदब बोलते हैं संस्कृत में, कोद बोलते हैं। अरुण जी आपको पता है कोदो? कुट्टू के आटा। जी गुरु जी। हाँ, छोटे छोटे दाने होते हैं पौधे के। हाँ, तो कुट्टू के आटा जो है वह भी कैसा है? विकासी गुण वाला है। अब ये कुट्टू के आटा जो है वो ज्यादा खाना नहीं होता। कोदो, अगर कोदो जो है ये ज्यादा खाना नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये विकासी गुण है। विकासी गुण पूरे शरीर में द्रव गुण के ही समान व्याप्त होता है, एक समान। इसमें नशा होता है। जैसे सुपारी है, जब मुंह में लगाएंगे तो उसका एक तरह का नशा पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे दारू है, तो दारू जैसे जैसे आप पियोगे वैसे वैसे नशा चढ़ना शुरू होता है, क्योंकि इसमें विकासी गुण होता है। विकासी गुण
ये ओज के विपरीत गुण है। नशा जो दारू है या कोई भी इस तरह के जो तामसिक जो पदार्थ है, उसमें 10 ऐसे गुण होते हैं, चरक में ये पढ़ने को मिलता है। उसके अंदर 10 ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर में ओज के 10 गुण के जस्ट विपरीत है। इतना होता है क्या? गणेश जी प्लीज आप ऑडियो को बंद करिए। यानी कि यह जो विकासी है कोई भी, वो हमारे ओज के विपरीत है। यानी सुपारी जब आप ज्यादा खाओगे तो शरीर की ओज को नष्ट करता है। कल परसों हम लोगों ने क्या बोला था ओज के बारे में, कि ओज हमारे मन का आहार है। ओज अगर नष्ट होगा तो मन को उचित भोजन नहीं मिलेगा और मन जो है बेचारा परेशान होगा, उससे हमारे मानसिक स्थिति कमजोर होंगे। तो ओज की सुरक्षा ही तो जीवन है। ओज जो है जितना हम मधुर रस प्रदान, कोई जैसे दूध है ओज बढ़ाता है, घी है ओज बढ़ाता है, कोई भी मीठा जो मधुर रस है वो ओज को बढ़ाता है। लेकिन यह जो हमारा जो विकासी गुण वाला सुपारी हो गया, कोदो हो गया, दारू हो गया, अफीम हो गया, सभी विकासी गुण वाले हैं और ये शरीर के उस ओज को नष्ट करता है। अब एक और शब्द आता है जिसका नाम है आशुकारी। अब आशुकारी का मतलब तो आप समझते हो कि यह भी उसी के समान। आशु यानी आशु का मतलब होता है जल्दी, जो जल्दी से शरीर में प्रवेश कर सके। आशु का मतलब क्या है, जो शरीर में बहुत जल्द प्रवेश करे और करके अपना काम करे। तो कोई द्रव्य आशुकारी अगर होगा तो जैसे जहर, ये आशुकारी प्रभाव वाला है। जैसे जितने भी विकासी जो द्रव्य है वो भी आशुकारी ही होते हैं। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने मुलेठी, ये मैंने यहाँ पर द्रव्य रखा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं ये चीज? हाँ जी बताइए, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। ओके, अब इसको देखिए जरा, एक सेकंड। हेलो बहन जी, थोड़ी देर प्लीज, मैंने आपको फोन काटा है ना। बिजी जब कोई होता है तो फोन काटता है, आप कल फोन करिए। हाँ जी, अब देखिए ये मुलेठी, यष्टि मधु माने मुलेठी। अब आप लोगों ने जो भी चीजें पढ़ा है वो पता तो चले कि आपने कितना क्या कुछ पढ़ा है। जो मुलेठी है, मुलेठी के बारे में अब यहाँ पर बताया जा रहा है द्रव्य गुण विज्ञान में। गुण कैसा है इसका, कोई बताएंगे मुझे इसके गुणों के बारे में? यहाँ पे मधुर। ऊपर आपको मधुर दिखाई दे रस रहा है। है ऊपर क्या लिखा है गुण में? मधुर। गुरु स्निग्ध सर, गुरु गुरु और, स्निग्ध। गुरु और स्निग्ध है। हाँ, गुरु और स्निग्ध लिखा हुआ है ना ऊपर। ये मुलेठी है, इसका गुण कैसा है? गुरु और स्निग्ध है। गुरु अब ये गुरु और स्निग्ध अगर ये होगा तो अब आप ये बताइए, अगर ये गुरु और स्निग्ध होगा तो किस तरह के कर्म करता होगा गुरु और स्निग्ध के हिसाब से बताइए। गुरु देर और से डाइजेस्ट। गुरु का काम क्या है आप ये बताइए, हम जो पढ़ के आए पहले, गुरु क्या काम? भारी है, देर से डाइजेस्ट होता है। बात नाशक होगा। बात ना सके। और गुरु का और काम क्या क्या है आप देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था। रुक्ष जो है उसके अपोजिट काम करेगा। क्या बात है। और कफ कफ को बढ़ा के वायु कम करेगा सर। हाँ, अभी हम लोगों ने गुरु को पढ़ा था, अगर आपने नोट किया है तो उसको देखिए वहां पर। लघु के हाँ, मन गुरु विपरीत। करेगा। हाँ, लघु के लघु। विपरीत है। हाँ,
लघु में जो भी कर्म है वो सभी कर्मों के ये विपरीत है। और देखिए जरा गुरु के और क्या क्या काम होंगे। देखो वो सारी चीजें पढ़ाने का। अब ये मुलेठी जो है गुरु है और स्निग्ध है, तो हमें पहले तो ये पता होनी चाहिए कि भाई ये जो गुरु है क्या चीज, धातु गुरु और में गुरु फोकस क्या है। करेंगे। ये गुरु पाकी है। गुरु कैसा है? गुरु पाकी है। इसको पकाने में शरीर को, हमारे अग्नि को अग्नि मंद करेगा शरीर। और क्या क्या बताया था? ये धातुओं को बढ़ाता है, ब्रह्मण करता है। ये शरीर में गौरव यानी भारीपन पैदा करता है, गुरु गुण। और क्या क्या पढ़ा था? ये शरीर के लिए पौष्टिकता पैदा करता है। गुरु गुण जो है हमारे धातुओं को बढ़ाता है। यह गुरु गुण जो है अपने गुणों से विरेचन कर्म करता है, मलों को नीचे की ओर प्रेस करता है, मलों को बाहर निकालने में काम ये सहयोग करता है गुरु गुण। और क्या क्या काम करता है? पृथ्वी महाभूत का निर्माण करता है गुरुगुण, जो मोटापा उत्पन्न करेगा। तृप्ति जनन है ये, यानी कि अंदर हमारे मन में तृप्ति को पैदा करेगा। और क्या करेगा? मानस स्थिति, उपलेप करेगा सर। हाँ, उपलेपन करेगा। पृथ्वी महाभूत संपन्न द्रव्य है ये। अब आगे देखिए स्निग्ध, दूसरे नंबर में जो मुलेठी है वो क्या है? स्निग्ध है। स्निग्ध यानी चिकना है मुलेठी। अब ये चिकना क्या काम करेगा? चिकना जो है स्नेहन कर्म करेगा, रुक्षता को कम करेगा। रुक्षता को कम करेगा, शरीर में चिकनापन लाया, मुलायम बनाएगा, बनाएगा। वायु को नष्ट करेगा, हाँ इसलिए इसमें कफ बढ़ाएगा। हाँ, धातु बल और बण को बढ़ाने वाला है। बढ़ाएगा। यह भी मलों का प्रवर्तन करता है, मल को बाहर निकालता है। ये वाजीकर है, स्निग्ध जो द्रव्य है वाजीकर है। जैसे घी है, जैसे तेल, घी, वसा, मज्जा है, वैसे ही उसमें भी स्निग्ध गुण है। तो अगर कहीं आयुर्वेद में वात सामन के लिए, वात को नष्ट करने के लिए घृत, तेल, वसा, मज्जा देने के लिए बताया है, मगर रोगी का शरीर ऐसा है कि घृत, तेल, वसा, मज्जा हम दे नहीं सकते, अग्नि की कमी है, तो कोई ऐसा हमें द्रव्य चाहिए जिसमें स्निग्ध गुण हो। कोई भी ऐसा द्रव्य चाहिए। मुलेठी दे देते हैं। मुलेठी, मुलेठी क्या काम करेगा? कैसा गुण है? स्निग्ध है, गुरु है। ये गुरु होने के बावजूद स्निग्ध है। तो फाइनली क्या हो गया? इन दोनों गुणों के बदौलत ये क्या करेगा? मुलेठी शरीर में कफ को बढ़ाएगा, स्निग्ध गुणों को बढ़ाएगा और वायु को शांत करेगा। इसका रस कैसा है? मधुर रस है। अब मधुर रस का काम, मधुर जो है वो क्या क्या काम करता है? हम लोगों ने पहले पढ़े थे, अगर आपको याद हो। मधुर रस का काम क्या क्या है अरुण जी? वो शरीर को पोषण देता है और वृद्धि करता है। हाँ, मधुर रस है, कौन से दोष को बढ़ाएगा और किसको घटाएगा? मधुर रस मधुर कटु कफ को को बढ़ाएगा गुरुजी। कफ को बढ़ाएगा, मधुर रस से कफ को बढ़ाएगा, हाँ वात को कम करेगा। हाँ, और पित्त को वायु को पित्त को कम करेगा। पित्त कम करेगा। अब पित्त को भी देखिए कम। जरा, रस है इसका मधुर रस। ब्यूसिक है। मधुर रस होने के वजह से ये आहार के गुणों को मधुरता पैदा करेगा, और जो आहार रस है वो दोषों का निर्माण करने और विनाश करने वाला होता है। इसीलिए मधुर रस जो रस होता है वो आहार द्रव्य जो है रस प्रदान होता है। रस प्रदानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रदानम औषध द्रव्यम। तो रस प्रदान जो आहार द्रव्य के रूप में मधुर रस को देखा गया। और मधुर जो है वो क्या करता है? मधुर शरीर में ब्रह्मण करता है, बढ़ाने का काम करता है, धातुओं को बढ़ाता है, शरीर में पोषण देता है। आहार रस ही हमारे शरीर में दोषों को मैनेज करता है। तो ये मुलेठी किसको क्या करेगा मैनेज करते वक्त? वायु को शांत करेगा, कफ को बढ़ाएगा। तो आहार द्रव्यम रस प्रदानम आहार द्रव्यम,
आहार जितने भी होता है, जिन्हें हम आहार बोलते हैं, वो रस प्रदान होता है। तो रस प्रदान जो आहार द्रव्य है, वो आहार द्रव्य क्या काम करता है? वो हमारे शरीर और मन इनके ऊपर अपना काम करता है। लेकिन वीर्य प्रदान जो औषध द्रव्य है, वो मन के ऊपर ज्यादा काम नहीं करता। वो औषध जो द्रव्य है, वो दोषों के ऊपर विशेष काम करता है। औषध द्रव्य दोषों के ऊपर विशेष काम करता है, दोषों के माध्यम से मन के ऊपर काम करता है। लेकिन आहार द्रव्य मन और शरीर दोनों के ऊपर काम करता है। जो भी हम रोटी खाते हैं, जो भी हम सब्जियां खाते हैं, नित्य जो हमारा भोजन की व्यवस्थाएं हैं, वो सभी रस प्रदान है। जब हम कोई बीमार होते हैं तो जो दवाई हम खाते हैं, वो सभी कैसा है? वो सभी वीर्य प्रदान है। तो मुलेठी अगर हम बात करेंगे, गुरु और स्निग्ध गुण वाला है, मगर रस कैसा है? मधुर है। तो फाइनली जो मुलेठी है, वो शरीर में ब्रीमण करने वाला है, ताकत देने वाला है, पोषण देने वाला है। मेध्य, ये हमारे मस्तिष्क में जाकर के बुद्धि को बढ़ाने वाला है। लेकिन वीर्य इसका कैसा है? वीर्य इसका शीत गुण वाला है। अब हमारे पास जो वीर्य है, दो ही प्रकार के वीर्य होते हैं। एक होता है शीत, दूसरा होता है उष्ण। तीसरा और कोई वीर्य नहीं होता। ये जैसे हमारे यूनानी वाले भी इसी चीज को लेकर के चलते हैं। कौन सा वीर्य है? उष्ण वीर्य है। तो वो लोग उष्ण को क्या बोलेंगे? गर्म तासीर बोलेंगे। वो लोग इसको तासीर के जानते हैं। ये गर्म तासीर है या ये ठंड तासीर है। तो वो लोग मुलेठी को क्या बोलेंगे? मधुर रस प्रदान नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे ये ठंडा तासीर बोलेंगे। तो ठंडा तासीर का मतलब है हमारे आयुर्वेद में शीत वीर्य। और शीत क्या करता है? शरीर में जितने भी हमारे अर्गन है, जितने भी हमारे अवयव है। अब मैंने आपके सामने एक द्रव्य रखा है यहाँ पर। अब इसी तरह से आपने बाकी के द्रव्यों को पढ़ना है, आसानी तक से समझ में आएगा। अब आज आपको समझ में आएगा कि इससे पहले जो मैं आपको द्रव्य के गुणों के बारे में जो पढ़ा रहा था, वो कितना महत्व का है। ये शीत वीर्य होने के वजह से शीत वीर्य जो है वो गुरु गुणों को बढ़ाता है। और फाइनली ये हमारे शरीर के जितने भी अर्गन है उसको पोषण करता है, उसको बल देता है, कुछ भी देता है, मतलब उसको अपने गुणों से कुछ देता है। इसका विपाक कैसा है? विपाक इसका मधुर है। विपाक क्या है? विपाक का मतलब है हमारे जो अग्नि की जो व्यवस्था है। देखो, जो रस है वो आहार की बात करता है, वीर्य जो है वो हमारे अर्गन को छोटा या बड़ा करने से संबंधित। जो वीर्य जो होता है वो संतर्पण कर रहा है या अपतर्पण कर रहा है। कोई भी द्रव्यों में दो क्रियाएं होंगे वीर्य के आधार पर, या वो संतर्पणोत्थ व्याधि को करता है या व्यवस्था करता है। संतर्पणोत्थ का मतलब है वो बढ़ा रहा है, बल बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाना, शिक्षा बढ़ाना, मेधा की वृद्धि, रस की वृद्धि, रक्त की वृद्धि, अर्गन की वृद्धि, लीवर की वृद्धि, स्प्लीन की वृद्धि। फैटी लीवर, फैटी लीवर मीन्स लीवर फैटी हो गया, यानी लीवर बढ़ गया। अब ये बढ़ना क्या है? ये शीत वीर्य की वजह से हो रहा है। कोई भी शीत वीर्य प्रदान कोई चीज है, जैसे दूध शीत वीर्य, कोई भी जो मधुर अम्ल लवण सब के सब शीत वीर्य वाले, उनके रस कुछ उष्ण कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फाइनली सबका वीर्य शीत है, सभी के विपाक मधुर है। मधुर विपाक का मतलब है कि हमारे शरीर में जो पाक की जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था हमारे शरीर में जो अग्नि की जो क्रियाएं हैं, वो क्रिया अंतिम में फाइनली जो ऐसे पाक की क्रियाएं जिसके बाद उसने धातु सेलुलर लेवल में धातुओं को बल देने की क्रियाएं उसने करना है, उसके बाद फिर कोई पकने की व्यवस्था नहीं होगा। अब जितना पकना था पक गया। आपने मुलेठी खाया, वो पहले पक करके पहले वो अंदर जाएगा, गुरु और स्निग्ध के रूप में शरीर में दोषों को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाएगा, वायु को कम करेगा, वो अंदर जाते ही होगा।
फिर रस बन करके मधुर रस प्रदान इसकी व्यवस्थाएं होंगे। फिर उसके बाद जब ये पहली बार जब पाक क्रिया होगा जठर में, तो वहां पर एक वीर्य उत्पन्न होगा जिसका नाम है शीत। और उसके बाद फाइनली जब पाक क्रिया होगा लीवर में जाकर के द्वितीय तृतीय अवस्था पाक होकर के धातुओं के सामने जाने के लिए जब ये तैयारी करता है, तो उस अवस्था को हम कहेंगे विपाक। विपाक का मतलब है विशिष्ट पाक, या कुछ लोग विपाक को धातुओं के यहाँ पर जाकर के पकने की व्यवस्थाएं बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया महाभूत के पास जाएगा ना जब ये, और वहां जब पकेगा तो वहां पकने से जो रस उत्पन्न होता है वह मधुर रस, वह अम्ल रस, इस तरह की बातें बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक रस का संबंध है वो प्रथम द्वितीय और तृतीय पाक तक रस रहता है। उसके उधर जो भी जाएगा वो मधुर अम्ल आदि इन आधार पर उधर जाता है। उधर हालांकि कोई रस का मतलब नहीं होता है, उधर ये लघु और गुरु ये दोनों अवस्थाओं में जाता है। लघु जो है वो कटु या तिक्त रस के संदर्भ में रहेगा, और शीत जो है वो मधुर रस अम्ल और लवण इस रस में रहेगा। तो दो ही रस यहाँ पर मतलब उस हिसाब से आगे जाएगा। तो ये विपाक इसका हो गया मधुर। अब देखो इसके आमयिक प्रयोग, आमयिक प्रयोग बुक में लिखा हुआ रहता है। आमयिक प्रयोग का मतलब मुलेठी किन किन अवस्थाओं में हम प्रयोग कर सकते हैं। ये चक्षुष्य है, यानी आंख को बल आंख के देने वाला। लिए, ये वल और वर्ण को देने वाला है, और ये शुक्रल है, यानी ये शुक्र को बढ़ाने वाला है। आमयिक प्रयोग क्या है? चक्षुष्य है, वल वर्ण कर है, शुक्रल है। अब इसके अंदर ये जो शुक्रल, अब आपको ना ये चार चीजें अगर आपको याद हो जाता है एक द्रव्य का, गुण क्या है, रस क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, द्रव्यों का बस इतना ही याद रख लो। अगर हो सके तो इसके कुछ आमयिक प्रयोग भी याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि कोई द्रव्य स्पेसिफिक किस जगह में जाकर के अपने परमाणुओं को तोड़ता है। चक्षुष्य का मतलब है मुलेठी के ये परमाणु शीत गुण मधुर रस विपाक, मधुर विपाकी जो गुण है वो कहाँ जाकर के टूट रहा है इसके परमाणु? आंखों के सामने, अग्नि के सामने, भ्राजक पित्त के सामने, रंजक पित्त के सामने, और हमारे ओज के सामने, शुक्र के सामने जाकर के इसके परमाणु टूट रहे। उसी को आमयिक प्रयोग बोलेंगे मुलेठी को। मुलेठी मेद्य रसायन के हिसाब से। अब देखो जरा आगे यहाँ पर, अब इसी सूत्र के आधार पर नीचे इन्होंने यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर दिया है। अब इसको आप चाहो तो याद ही ना करो, जैसे यष्टि मधुकम, मधु यष्टि मधुस्रव, ये नाम हो गया। देखो यष्टि हिमा, हिमा यानी शीतल। अब ये कोई सूत्र याद करने की जरूरत थोड़ी है। गुरु स्वादु चक्षुष्या बल वर्ण कृत सुस्निग्धा शुक्रला। अब यह जो मुलेठी है ये स्निग्ध, अत्यंत स्निग्ध होने के वजह से ये शुक्रला, ये शुक्रल है। केस्या, ये सिर के केस को उत्पन्न करने वाला है। स्वरिया, ये स्वर को उत्पन्न करने वाला है। पित्ता अनिल असृजित, पित्त और अनिल और अस्र, इसको जित यानी जीतने वाला है। पित्त यानी पित्त दोष को, अनिल यानी वायु को, अस्र यानी रक्त को, जीत यानी जीतने वाला है। यानी ये पित्त को भी शांत करता है, अनिल को यानी वायु को भी शांत करता है, अस्र यानी कुछ लोग इसको जल को बोलते हैं, तो कफ हो गया ये। पित्त को, वायु को और कफ को ये जीतता है। कफ को जीतता है इसीलिए क्योंकि अगर किसी को खांसी होता है तो ये क्या कैसा है, ये स्निग्ध गुण वाला है। ये स्निग्ध गुण होने के वजह से इस मुलेठी में एक प्रभाव द्रव्यों के अंदर गुण रस वीर्य विपाक से
एक तरह का कार्य करता है, वो कंपलसरी करना ही है। लेकिन कुछ जड़ी बूटियों में उसमें एक विशेष प्रभाव होता है, कुछ द्रव्य अपने प्रभाव से काम करता है। जैसे अगर मैं कहूंगा द्रोण पुष्पी, सुना है आप लोगों ने द्रोण पुष्पी के नाम? माया जैन जी, सुना है आपने? हाँ द्रोण पुष्पी यूपी के साइड में बहुत हाँ। होता है। द्रोण पुष्पी, अगर किसी को पीलिया हो गया, पीलिया, अब मैं तो हिंदी में सिंपल भाषा में बोलूंगा, किसी को पीलिया हो गया है तो कहते हैं कि द्रोण पुष्पी के पत्ते को निचोड़ करके ताजा ताजा रस उसके आंखों में लगा दो, खूब जलन होगी, पीलिया कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन द्रोण पुष्पी के जब हम द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई गुण बताया ही नहीं गया है कि वो इस तरह से पीलिया को भी यानी ठीक करता है, और मतलब वो भी आंखों में लगाने से, लेकिन ये उसका प्रभाव है। ऐसे ही मुलेठी मधुर रस, शीतवीर्य, मधुर विपाक, इतना कुछ कफ 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 होने के बावजूद भी ये कफ को फाइनली नष्ट करता है। लेकिन ये कफ को कैसे नष्ट करता है? ये कोई कफ को नष्ट करने वाला नहीं है। हमें इसको समझने के लिए आयुर्वेद को प्रॉपर जानना होगा। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वायु योगवाही परम वायु, ऐसा करके एक सूत्र है। वायु को योगवाही माना गया है। अगर वो पित्त के साथ मिलता है तो पित्त के जैसा लक्षण दिखाता है, कफ के साथ मिलता है तो कफ के साथ कफ के ही जैसा लक्षण, यानी कि ये जो दोष है ना, जब एक दूसरे के साथ रल जाता है, ऐसा मिक्स हो जाता है जैसे एक कप दूध एक कप पानी दोनों मिक्स कर लो और दूर से देखो तो न तो पानी दिखाई दे रहा है, पानी का तो पता ही नहीं, सब के सब सफेद हो रहा है। पानी कहाँ गया? पानी तो दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार से यह जो दोष है शरीर में, वो एक दूसरे के साथ विलीन हो जाते हैं। इसको आयुर्वेद में विलीन दोष बोलते हैं, लय दोष बोलते हैं इसको, विलीन दोष। यह जो विलीन दोष है शरीर में कुछ इस जैसे अम्ल पित्त है, अम्ल पित्त, कफज अम्ल पित्त, जहां गौरवता, शरीर में भारीपन, हैवीनेस लग रहा है, शरीर में भारीपन, सिर में दर्द हो रही है, कफज अम्ल पित्त, वहां क्या हो रहा है? अम्ल पित्त पित्तज रोग है, और कफ के साथ विलीन हो रहा है वो पित्त के परमाणु। जितना मर्जी लूज मोशन करो, लूज मोशन के जितना मर्जी दवाइयां दे दो, अम्ल पित्त के जितना मर्जी पित्त शामक दवाई दे दो, लेकिन पित्त के कुछ द्रव जो परमाणु है वो कफ के द्रव के साथ ऐसा मिक्स हो गया, वो पानी पानी, कि वो एक आपस से छोड़ते ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं विलीन। अब मुलेठी क्या करता है? अपने गुणों से, अपने प्रभाव से मुलेठी किसको शांत करता है? वायु को और पित्त को। वेद प्रकाश जी, मुलेठी ने किसको शांत किया? वायु को और पित्त को अपने गुणों से। यानी मुलेठी जब थप्पड़ मारेगा पित्त को तो धड़धड़ा करके पित्त छोड़ के भगेगा। किसको छोड़ के? भाई किसी को तो छोड़ेगा, जिसको उसने पकड़ा है या जिसने उसको पकड़ा है, जबरदस्ती उससे छुड़ा करके जान बचाने का वो प्रयास करेगा। ऐसा ही गुण हमारे गिलोय में भी है। गिलोय में भी रक्त में स्थित टॉक्सिन को, आमज जो टॉक्सिन है, मुलेठी किसको निकाल रहा है? कफ में स्थित द्रव अवस्था के पित्त को उस कफ से जबरदस्त खींच करके बाहर निकाल देता है। कौन? मुलेठी। गिलोय में भी वैसे ही गुण है, लेकिन गिलोय वायु या कोई धातु या कोई पित्त, किसी में भी, गिलोय किसी में भी स्थित उस
कफ के परमाणुओं को अपने तिक्त रस से उन परमाणुओं को शोक करके कफ को उससे भिन्न कर देगा। इसीलिए ज्वर, बुखार जब होता है तो गिलोय देने का बड़ा प्रचलन है। क्यों? क्योंकि बुखार में क्या होता है, जो अपक्व आम है वह जाकर के रस धातु में विलीन हो जाता है। वह जाकर के जो आम है, अपक्व आम, अन्न का जो आम है, वह रस धातु में विलीन होता है। वह रस धातु हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में, है ना, पूरे रस के रूप में, पूरे रस में वो मिक्स हो जाता है। तो पूरा जो रस हमारे त्वचा में मिक्स हुआ रहता है, त्वचा में घूमने वाला जो रस धातु, वहां पर कफ के रूप में आया हुआ उस टॉक्सिन को, जो पित्त उसको जलाने का प्रयास कर रहा था, उस पित्त को उखाड़ करके पूरा हृदय उसको व्यान वायु फेंक देता है। तो गिलोय क्या करेगा, जहां जहां पर भी उस रस के साथ चिपका हुआ वह जो कफ है, जिसको पिघलाने के लिए, पकाने के लिए अग्नि उसके सामने आ रहा था, जब भी तो हमें जलन हो रही है बुखार में, तो गिलोय क्या करता है, उस आम को चाहे तो वो पके या वो कच्चा रहे, किसी भी कंडीशन में हो, उस रस से खींचेगा बाहर, उसको उससे विहीन कर देगा, बाहर निकाल देगा। जब वो बाहर निकलेगा तो आम जो है वो रस से विहीन हो जाएगा, एक जगह जाके कोने को पकड़ लेगा वो, तो रस आम से रहित हो जाएगा। जिसको पकाने के लिए पित्त आ रहा था और गर्मी हो रही थी, तो तुरंत जो है उसके बुखार नष्ट हो जाएगा। अगर आमज होगा तो ये यहाँ पर ये काम करता है। तो ऐसे ही मुलेठी, अभी कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, बहुत पहले से पूछ रहे थे कि सर मुलेठी अगर शीत गुण है तो ये कफ को कैसे ठीक करता है। बलगम हो तो मुलेठी खाते हैं लोग, कहते सर मेरे गले में खराश हो रही है, कफ बलगम बना हुआ है, तो मुझे मुलेठी खाना चाहिए। कहते मुलेठी खाओ शहद में डाल के। तो मुलेठी तो भैया अभी हमने पढ़ा गुरु गुण है, पढ़ा ना हमने, अभी हर रोज हम शीत वीर्य मधुर विपाक गुरु स्निग्ध इसका गुण है। तो ये तो सभी पित्त को शांत करने वाला, कफ को बढ़ाने वाला। फिर ये मुलेठी कैसे कफ को ठीक कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है कि उस कफ के साथ मिला हुआ जो पित्त है, जो विलीन हो रहे थे, विलीन अवस्था में जो थे दोष, उस कफ से पित्त के द्रव, जो कच्चा जो पित्त है उसको बाहर निकाल देता है। तो देखना, जब हम मुलेठी खाते हैं तो गले में पानी भर जाता है, गले में बलगम भर जाता है। बलगम भर जाता है मतलब पित्त का जो द्रव है वो उसको पिघल रहा है, वहां से वो पिघल रहा है और उसको बाहर कर रहा है। वो बेसिकली कफ को तो कुछ नहीं बोल रहा है, वो किसको बोल रहा है, वो पित्त और वायु के लिए काल है, कफ के लिए नहीं है, कफ का अपना गुण है। लेकिन हमें लगता है कि कफ मेरा शांत हो रहा है, मेरा कफ पिघल रहा है। जहां जहां पर भी इस विलीन अवस्था में कफ और पित्त होंगे या वायु के साथ कफ जुड़ा हुआ होगा, उन उन जगह में जाकर के मुलेठी काम करता है। यानी कि अब इसको इसीलिए वृष्य कहा गया, इसीलिए इसको बल को बढ़ाने वाला कहा गया, क्योंकि कफ के लिए हम कल परसों क्या कह रहे थे कि प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो, अरुण जी क्या विकृतो मल उच्यते, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते। कफ जो प्राकृत होगा तो ये बल है, और विकृत होगा तो ये मल है। पित्त के साथ मिला हुआ कफ, वायु के साथ आवरण हुआ जो कफ है, वो प्राकृत है या विकृत है, विकृत है, तो मल रूप में है वो। लेकिन जैसे ही इस आवरण को खंडित करता है, अब वो प्राकृत अवस्था में आएगा कफ, अब आएगा वो प्राकृत अवस्था में। तो जो मुलेठी है कफ को प्राकृत अवस्था में खींच के लेके आता है, पित्त से जान छुड़ा देता है, पित्त को बाहर निकालता है। मधुर गुरु गुण है, स्निग्ध गुण है, तो ये अनुलोमन करता है,
करता है कि नहीं करता? हम पढ़े थे कि नहीं गुरु और स्निग्ध के विषय में? ये गुरु है, ये अनुलोमन करता है, और जो पित्त है, पित्त को अनुलोमन करके यानी विरेचन के माध्यम से बाहर निकालना होता है, और कफ को वमन के माध्यम से बाहर निकालना होता है, वायु को अनुलोमन करना होता है। तो अकेला मुलेठी सब काम कर रहा है। उसने पित्त को धक्का मारा, अनुलोमन हो गया, कफ जो छूट गया वो धक्के से ऊपर आएगा। फिर आपको लगता है कि भाई मेरा जो गला है वो ठीक हो रहा है, उसमें जो खुजकी हो रही है वो कफ के वजह से नहीं, वो पित्त या वायु के आवरण के वजह से हो रहा है, या वायु या पित्त इनके आवरण के वजह से गले में ऐसा हो रहा है। रजनीश कुमार जी बताइए। अगर वायु के आवरण में हो तो क्या काम करेगा? कैसे? जैसे वायु आवरण में हो, कफ अवस्था में हो, कफ का हो, जैसे ग्लैंड बढ़ गया हो, रोगी को कफ बढ़ा हो, साइनस रहता हो, तो ऐसे पीरियड में क्या मुलेठी काम करेगा उसमें? करेगा करेगा। देखो जो मूर्त अच्छा। द्रव्य है वो अमूर्त को आवरण करता है, अमूर्त मूर्त को आवरण। अब यह मूर्त अमूर्त क्या है? कफ और पित्त मूर्त द्रव्य है। मूर्त का मतलब मूर्तिमान, मूर्तिमान का मतलब जो दिखाई देता है। वायु अमूर्त द्रव्य है, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता, मूर्तिमंत नहीं है, यह आयुर्वेद की भाषा है। तो जो मूर्त है वो अमूर्त का आवरण करता है, जैसे कफ और पित्त वायु का आवरण करता है, मगर वायु कफ का आवरण नहीं करता, वायु तो पित्त का आवरण नहीं करता। हाँ जी। मतलब कफ के सारे लक्षण नजर आते हैं शरीर में, लेकिन वायु भी प्रबल अवस्था में शरीर में है अक्सर। तो क्या मैं समझूं कि ये आम अवस्था का क्या? हाँ, आम अवस्था। देखो अगर वायु, हालांकि दोष अपने कारणों से विकृत हो जाते हैं, लेकिन आज के समय में जो रोगी हो रहे हैं ना लोग, वो निज कारण से नहीं, आवरण के ही वजह से रोगी होते हैं ज्यादातर। पता नहीं चलता, कठिन सा लगता है, लेकिन बस सूत्र घुमाने की बात है। अब कोई इस आयुर्वेद को इस विधि से पढ़े जब तो उसको सूत्र समझ में आए। जैसे जी मैं अभी, बिल्कुल। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं मुलेठी के बारे में, तो मुलेठी बेसिकली कफ को कुछ नहीं बोलता, कफ को वायु और पित्त के आवरण से छुटा देता है। मतलब वायु के साथ, जैसे वायु के बारे में बताया ना कि योग वायु परम योग वाही परम वायु उभयार्थकृत, ऐसे कुछ करके बताया है कि पित्त के साथ अगर वायु मिलता है तो ऐसा मिल जाता है कि वो जो वायु पित्त के ही समान कार्य करता है, और कफ के साथ मिलता है तो कर वायु रहा होता है, लेकिन रोगी को लगता है कि ये कफ कर रहा है। अच्छा जी। गुरु जी इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे मतलब अगर कोई कपड़ा है वो स्वच्छ है तो उसको हम कफ मान लें कपड़े को, हाँ और उस पे गंदगी जो बैठ रही है उसको वायु मान लें और पित्त मान लें, तो मुलेठी जो डिटर्जेंट हो गया देखो वो देखो वायु देखो और। देखो देखो देखो, अब यहाँ पर जी आपने एक अच्छा उदाहरण दिया, जैसे वो कपड़ा है। अब उस कपड़े को अगर आप दीवारों में ही टांगते रहोगे और गंदा हवा आ गया, या हवा ने उसको बार बार धक्का मार रहा है, सुखा रहा है, फिर बारिश आ रहा है, फिर सूख रहा है, ऐसा करते करते वो अगर काला हो जाता है तो इसको हम कहेंगे आवरण। ये निज कारण से नहीं, दूसरे कारण से ये बिगड़ गया। लेकिन अगर आपने वो कपड़े टांगा है नीचे कीचड़ में रला हुआ कपड़े, तो हम कहेंगे ये निज कारण से गंदा हुआ है। तो अब हमारे चिकित्सा दो तरह से होगा। अगर ये कपड़े अपने कारणों से, यानी कि नीचे जमीन के मिट्टी में रल करके ऊपर सुखाया गया है, तो उसके धुलाई की व्यवस्था अलग होगा। वो पानी में डालो आराम से निकल जाएगा, वो मिट्टी थोड़ा सा लगा हुआ है आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर वो हवा के झोंके से बार बार लग सूख सूख करके, बारिश पानी हवा ये वो कर कर करके बाद में काला हुआ है, पपड़ी जो आ रहा है, वो पपड़ी कोई बाहर का नहीं है, वो हवा ने उसी कपड़े के अंदर के रंग को खराब करके पपड़ी वहीं से आ गया, गंदा सा दिख रहा है। अब फिर इसको पानी में डुबाने से, सर्फ मारने से तुरंत नहीं जाने वाला, जाने वाला है क्या?
उसके लिए फिर हमें कुछ अलग सा व्यवस्था करना पड़ेगा। वो दिखने में दोनों एक ही जैसा लगता है, दोनों ही गंदा ही लगता है, हमें लगता है कि नहीं लगता, दोनों एक ही समान गंदा लगता है, लेकिन एक निज कारण से मिट्टी में रला हुआ है और एक पर कारण से, दूसरे कारणों से, वायु के थपड़े खा खा करके वो गंदा हो गया। शरीर में भी ऐसा ही है। विपिन कुमार जी, अगर रोज सुबह उठ करके भूख प्यास लगे बगैर रोज अगर आप खूब पानी पीते हो, खूब आप दूध पीते हो, बहुत सारी चीजें करते हो और कुछ करते नहीं हो, कुछ सोते रहते हो, दिन भर काम करते नहीं हो, उसको पचाने का कोई व्यवस्था नहीं करते, आपका दिनचर्या गड़बड़ हो रखा है, रोज उठते ही आप 2 लीटर दूध पी लेते हो, अब वो क्या हो गया, संतर्पणोत्थ व्याधि होने की संभावना है। लेकिन ऐसा होगा क्या कि आपने अगर 2 लीटर दूध पिया तो आपको हो ही जाएगा? तो ग्रंथकार बोलते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि दोष दुष्य सम्मूर्छणास व्याधि। मान लीजिए वेद प्रकाश जी 2 लीटर हर रोज दूध पीते हैं, मोहिंद्र जी हर रोज 2 लीटर पीते हैं, गणेश जी रोज 2 लीटर, विपिन जी 2 लीटर, अरुण जी, मैं रोज 2 लीटर, सभी लोग सुबह सुबह 2 लीटर ही दूध पीते हैं। लेकिन उससे दोष तो तैयार होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सभी के शरीर में 2 लीटर दूध रोज अगर आप पियोगे कफ काल में तो दोष तैयार तो होगा, इसको हम बोलते संचित अवस्था। वो दूध आपके शरीर में कफ का संचय तो करेगा, ऋतु के हिसाब से प्रकोप भी करेगा। जैसे आप हेमंत ऋतु आएगा तो हो सकता है वो प्रकोप हो जाए, या शरद ऋतु आ जाएगा तो हो सकता है वो प्रकोप हो जाए, कोई दूसरे ऋतु आते ही प्रकोप हो जाए। अब प्रसर होने के बाद यानी कि वह जो दूध प्रकोप हो जाता है, यानी कि वो टॉक्सिन्स की अवस्था में आ जाता है, उसके बाद पूरे शरीर में वो घूमना शुरू करता है। लेकिन विपिन जी के शरीर अगर उस टॉक्सिन्स को स्टोर करने का कोई व्यवस्था अगर नहीं देता, क्योंकि यत्र संगः खवै गुण्यति, हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं, वो घूमने वाला टॉक्सिन घूम रहा है सबके शरीर में, घूम ही रहा है ना, घूमने दो। घूमते घूमते वह कहीं रुक अगर जाता है तो विपिन जी के शरीर में कोई रोग होगा, लेकिन अरुण जी के शरीर में अभी भी घूम रहा है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे भैया आप जो है कि बीड़ी पीने के लिए मना करते हो, हमारे दादाजी 107 साल की उम्र तक बीड़ी वो रोज के पता नहीं कितने डिब्बे फूक देते थे, उनको कोई खांसी नजला जुकाम कुछ हुआ नहीं, क्या टीबी कैंसर के, तो आप बात ही छोड़ो। ठीक है, दोष है, अगर उन्होंने ऐसे किया है तो संचित अवस्था में तो गया है, टॉक्सिन तो तैयार हुआ है, घूम भी रहा है शरीर में, लेकिन व्याधि तो तभी होगा जब वो कहीं जाके स्टोर होगा। यत्र संग खवै गुण्यत, किसी एक जगह में जाकर के धातुओं के साथ मिक्स होकर के वो वहां पर रह जाता है, तो एक जगह खड़ा हो जाना उसके लिए घातक है। तो एक के लिए खड़ा हो गया तो उसको कैंसर हो गया, दूसरे का घूम रहा है, अभी जब तक खड़ा नहीं होगा, मृत्यु तक भी खड़ा ना हो तो घूमता ही रहे तो कैंसर वैंसर कुछ नहीं होगा, फिर तो जो मर्जी खाओ पियो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो रोज दारू चिकन सब कुछ खाते हैं, फिर लोग हम कहते हैं यार हे भगवान, भगवान जाने इसके शरीर किस से बना हुआ है, इतना कुछ खाता पीता, हर रोज चिकन विकन खाता है, एक मुर्गा रोज ही चट कर देता है, कुछ करता भी नहीं है, ऐसा नहीं कि व्यायाम करता, कुछ नहीं करता, फिर भी बीमार नहीं पड़ता। और हम है, एक बर्गर अगर हमने आज खा लिया, 3 दिन के बाद लूज मोशन शुरू, कोई ना कोई दिक्कत शुरू, क्योंकि मेरा शरीर वैसा है, व्याधि वो संग हो रखा है, बार बार जाके स्टोर हो जाता है, धातु को बिगाड़ता है। और अरुण जी जो है सब कुछ खाने के बावजूद भी अरुण जी का कुछ नहीं। यत्र संग खवै गुण्यात व्याधिस्तत्रूपजायते, जहां जाकर के खवै गुण्य हो जाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोष और दुष्य, फिर वहां से व्याधि उत्पन्न होना संभव है। तो आज हम लोगों ने मुलेठी के बारे में समझा है, उसके रस को कैसे देखना, वीर्य को कैसे देखना, विपाक को कैसे देखना, उसके बाद उसके तमाम जो गुण है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, इसका कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे कैसे इसको देखना, उस सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब परसों हम लोग चरक के उधर जाएंगे, ठीक है।
अब हम लोगों ने इतना तो हो गया कि जो दोष है उसके गुण और उसकी क्वालिटी हमने देख लिया, और द्रव्य गुण भी थोड़ा सा हमने पढ़ने का प्रयास किया। अब हम वो 20वें अध्याय चरक परसों से हम शुरू करेंगे, तो वहां पर अब आप लोगों को ऐसा कोई नहीं कि समझ में ना आए। अब आपको, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका भी इतने दिन में समझ में आ ही गया, हमारा रिदम वो भी समझ में आ गया, अब आपको कुल मिलाकर के मजा आने वाला है। ठीक है जी, किसी ने कुछ पूछना है?